तो दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री का हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है ताम्र पाषाण कृषक संस्कृतियां, उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर यूट्यूब पर डाल दिए हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन लेक्चर को जरूर देख लीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारी ओल्ड एनसीईआरटी आती है आर एस शर्मा की, तो उसी कड़ी में हम आज तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं जो आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एनसीईआरटी आपके लिए सफिशियंट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप ये ओल्ड एनसीईआरटी तैयार कर लेते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंशिएंट हिस्ट्री में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जो भी चीज़ें मैं अंडरलाइन करूंगा या जो भी चीज़ें जो हाईलाइट हैं वो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है, और उन चीज़ों को आप अपने जो है कॉपी में या अपनी बुक में जो है अंडरलाइन करके उनको पढ़िएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ताम्रपाषाण युग की बस्तियों के बारे में कि उस समय जो हमारी बस्तियां थी ताम्रपाषाण युग की वो कैसी थी। तो शुरुआत में आप देखेंगे कि जो है नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया था। इससे पहले का जो काल था वो नवपाषाण काल था। जब नवपाषाण काल खत्म हो रहा था तो उसके बाद जो है हमारा जो धातुओं का काल शुरू हो जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहली धातु जो प्रयोग में आई वो तांबा थी, क्योंकि अभी तक तांबे का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन नवपाषाण काल के बाद जो है सबसे पहले तांबे का प्रयोग होना शुरू हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। इसके साथ साथ कई और सी संस्कृतियां थीं जो इसी के समकालिक थीं, जिनमें पत्थर के औजार और तांबे के औजार ये सभी चीज़ें जो है साथ साथ विकसित हुई थी। तो ताम्रपाषाण युग जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी वहाँ पर तांबे का प्रयोग अधिक हो रहा था, और उसके साथ साथ जो है और भी जो संस्कृतियां थी तो वहां पर भी जो है पत्थर के प्रयोग शुरू हो गए थे। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक या कैल्कोलिथिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। भाई जाहिर सी बात है कि अगर तांबे का प्रयोग हो रहा है अधिक तो इसका मतलब है कि वो सभ्यता हमारी ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्ययुगीन संस्कृति से पहले की है। भाई इसके बाद हड़प्पा सभ्यता जो हमारी आती है वो ताम्रपाषाण काल के बाद आती है, और जो ताम्रपाषाण काल है वो हड़प्पा सभ्यता से पहले की एक संस्कृति है। अब एक बात इसमें और बताने वाली है कि जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो किस तरीके से रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था। तो अगर मैं बात करता हूं तो जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो समुदाय बना करके रहते थे। भाई एक मतलब वो ग्रुप बना करके रहते थे। ज़्यादातर वो ऐसे स्थान ढूंढते थे जो रहने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल हों, जैसे कि वो पहाड़ी एरिया ढूंढते थे, जमीन, नदियां। ऐसा कारण क्या था, क्योंकि पहाड़ी उनको सुरक्षा प्रदान करती है। अगर 3-4 ओर से अगर पहाड़ी से घिरा हुआ एक शहर है और बीच में एक शहर स्थित है तो वो बाहरी आक्रमण से जो है उनको सुरक्षा प्राप्त होती थी। नदियों के किनारे इसलिए बसते थे क्योंकि उनको पर्याप्त जीवन देने के लिए पानी उपलब्ध था, और खेती करने के लिए भी जो है पानी की उपलब्धता थी। भाई उनके पास जमीन थी, तो जब जमीन पर्याप्त थी तो नदियाँ भी होनी चाहिए। जब नदियाँ, तो ऐसी बस्ती वो ढूंढते थे जहाँ पर वो सभी दशाएं पाई जाएं। तो वो जमीन, नदियां और पहाड़ी एरिया ढूंढ करके वहां पर निवास करते थे और एक ग्रुप में रहते थे, समुदाय बना करके रहते थे। इसी के साथ साथ फिर जो ये सभ्यता और फैलती गई और हम इधर आ जाते हैं तो भारत में ताम्रपाषाण काल के जो है स्थान कौन कौन से हैं, कहाँ पर खुदाई हुई और कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियाँ दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के कुछ अवशेष मिले हैं। दक्षिण पूर्वी स्थान की बात करते हैं तो 2 पुरास्थलों की खुदाई है, जिसमें एक आहार है और दूसरा गिलुंद। ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 2 प्रमुख शहर थे जहां पर खुदाई हुई, आहार में और गिलिंद में, जहां पर ताम्रपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए। दूसरा स्थल था हमारा पुरा स्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरण की खुदाई हुई। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश था वहां पर जो क्षेत्र थे मालवा, कायथा और एरण, वहां से खुदाई हुई। वहां से भी पता चला कि ये संस्कृति जो है ताम्रपाषाण काल की संस्कृति है। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाण संस्कृति की विलक्षणता। क्या विलक्षणता थी? भाई कहने का मतलब ये कि जो हमारा ताम्रपाषाण युग था और
तो उसकी कोई ना कोई भाई विशेषता रही होगी। हर संस्कृति की अपनी कोई ना कोई विशेषता रहती है। तो वहाँ की जो मुख्य विशेषता थी मालवा मृदभांड, जो ताम्र पाषाण मृदभांडों में उत्कृष्टतम माना जाता था। भाई जो संस्कृति थी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, वहाँ की जो मुख्य विशेषता थी वो थी मृदभांड। मृदभांड होता था बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उस पर जो है डिजाइन बना दिया जाता था, काला था, लाल था, चित्रित धूसर मृदभांड पाए जाते थे। तो मालवा मृदभांड बहुत ज़्यादा फेमस था और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया हुआ था। इसके कुछ मृदभांड और अन्य सांस्कृतिक सामग्री महाराष्ट्र में भी पाई गई है। भाई जो मालवा संस्कृति थी वहाँ पे जो मृदभांड पाए गए हैं उनके कुछ अवशेष यहाँ भी पाए गए हैं। अब इधर देखते हैं, सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। भाई पश्चिमी महाराष्ट्र जो था वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहन खुदाई हुई। भाई गहन खुदाई होगी तो हमें कुछ और जानकारी प्राप्त होगी कि यहाँ पर और कौन कौन सी बस्तियाँ पुराने टाइम में थी। भाई उत्खनन से पता चलता है कि अहमदनगर जिले में जोरवे एक संस्कृति है, नेवासा और दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पुरास्थल हैं जो जोरवे संस्कृति के हैं। ये जितने भी मैंने पुरास्थल ऊपर बताए हैं ये सब किस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये जोरवे संस्कृति से जुड़े हुए हैं। और जोरवे संस्कृति जो हमारी है वो महाराष्ट्र, जो पश्चिमी महाराष्ट्र है, वहाँ की एक बहुत ही वृहद संस्कृति थी और उसका बहुत ज़्यादा मतलब विस्तृत उत्खनन किया गया, तब जाकर के मुझे ये सब चीज़ें प्राप्त हुई। अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक जैसे शहर हमको प्राप्त हुए। यह नाम जोरवे के आधार पर दिया गया जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवरा के बाएं तट पर स्थित है। भाई जोरवे नाम किस लिए पड़ा, क्योंकि वो गोदावरी नदी तट के बाएं छोर पर स्थित था, इसलिए इस सभ्यता को जो है जोरवे नाम रख दिया गया। अब यहाँ जानने वाली बात है कि जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया। भाई जितनी भी संस्कृतियाँ हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करती हैं। भाई जैसे कि आज हम भारत की जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता थी और मिस्र की सभ्यता थी, तो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लेती रहती थी, वहाँ से कुछ ना कुछ वो संस्कृति के मामले में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे कि चीज़ें किस तरीके से वहाँ पर चल रही हैं। तो तुमको लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ की जो संस्कृति है वो मिलती जुलती है, अदर जो दूसरी संस्कृतियाँ हैं उनसे मिलती जुलती है। इसी तरह से यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं जोरवे संस्कृति के बारे में कि 1400 से 700 के आसपास की जोरवे संस्कृति विदर्भ के कुछ भाग तथा कोंकण तट प्रदेश को छोड़ सारे महाराष्ट्र में फैली हुई थी। बात करें 1400 से 700 ईस्वी के आसपास की, जब जोरवे संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है कि जो जोरवे संस्कृति थी वे कोंकण और जो तटीय प्रदेश थे महाराष्ट्र के उसको छोड़ करके बाकी पूरे जो है महाराष्ट्र में जो है जोरवे संस्कृति फैली हुई थी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ गई है कि जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी। भाई ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जोरवे संस्कृति जो है वो नगरीय थी कि ग्रामीण। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जोरवे संस्कृति जो है वो ग्रामीण थी, लेकिन जो जोरवे संस्कृति थी बहुत बड़ी संस्कृति थी। तो जब एक संस्कृति बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसके जो कुछ शहर होते हैं वो शहरीकरण के स्तर तक पहुँच जाते हैं। भाई उनका इतना ज़्यादा विकास हो गया कि वे शहरीकरण के स्तर तक पहुँच गए। तो इनमें से जैसे कि दैमाबाद है, इनाम गांव है, ये जो दो शहर थे ये जोरवे संस्कृति के शहर हैं, इनाम गांव और दैमाबाद, ये जो है नगरीकरण के स्तर तक पहुंच गए थे। तो यहाँ की जो व्यवस्था थी वो जो ग्रामीण जोरवे संस्कृति थी उससे अच्छी हो गई थी। तो जोरवे संस्कृति एक पूरी संस्कृति है और इनाम गांव और दैमाबाद उस संस्कृति के उस शहर हैं जो है हमारे नगरीकरण के स्तर तक पहुँच गए थे। अब यहाँ नीचे देखते हैं, महाराष्ट्र के ये सभी पुरास्थल अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में हैं जहाँ बेर और बबूल के पेड़ थे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्र में पड़ते थे। इनके अलावा नौदा टोली पुरास्थल भी हैं जो नर्मदा के तट पर हैं। अधिकांश ताम्रपाषाणिक तत्व दक्षिण भारत के नवपाषाण स्थलों में भी घुस गए थे। कई ताम्रपाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा बर्धमान जिले के पांडु, राजभर, डीबी और पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय है। कुछ और पुरास्थलों की खुदाई हुई जिनमें उल्लेखनीय है जैसे बिहार में सेनुआर, सोनपुर और ताराडीह तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन। ये सभी जो है
उस टाइम के संस्कृति के खुदाई के दौरान प्राप्त हुए शहर थे, जिनमें से कुछ से पता चलता है कि ये संस्कृति से जुड़े हुए थे, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से जुड़े हुए थे। अब यहाँ पर देखते हैं, इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों का इस्तेमाल करते थे। जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, यहाँ के जो व्यक्ति थे वे पत्थर के छोटे औजारों का इस्तेमाल करते थे, जिनमें पत्थर के फलकों और फलकियों का महत्वपूर्ण स्थान था। अनेक स्थानों में खासकर दक्षिण भारत में प्रस्तर फलक उद्योग बढ़ा और पत्थर की कुल्हाड़ी भी चलती रही। उस समय पत्थर की कुल्हाड़ी बहुत ज़्यादा चलती थी। जाहिर है कि ऐसे क्षेत्र पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं थे। कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुतायत से मिली हैं। यही हाल आहार और गिलुंद का भी प्रतीत होता है, जो राजस्थान की बनास घाटी के कमोबेश शुष्क इलाकों में पड़ते हैं। और नीचे अगर बात करते हैं, समकालिक ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियों के विपरीत आहार में वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। अब यहाँ दिया गया है कि जो आहार क्षेत्र था वहाँ पर सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियों या फलकों का भी अभाव था। भाई सूक्ष्म औजारों का भी इस्तेमाल नहीं होता था और पत्थर की कुल्हाड़ियों का भी अभाव था। इसकी वस्तुओं में कई सपाट कुल्हाड़ियों, चूड़ियों और कई पत्थरें हैं जो सभी तांबे की हैं। हालांकि एक चादर कांसे की भी पाई गई है। तांबा पास ही उपलब्ध था। आहार के लोग शुरू से ही धातु कर्म जानते थे। आहार का प्राचीन नाम ताम्बवंती था। अब ये चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, जो आहार से एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि ताम्बवंती किस शहर का नाम था, तो जो आहार शहर था उसका नाम हमारा क्या था, ताम्बवंती। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, आहार संस्कृति के बारे में है। आहार संस्कृति का काल 2100 और 1500 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखा जाता है। जो हमारी आहार संस्कृति थी वो 2100 से 1500 बीच के बीच की संस्कृति है। गिलुंद उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता था। भाई जिससे होता नहीं कि एक क्षेत्र है और उसके बीच में एक संस्कृति है, तो आहार संस्कृति एक पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, लेकिन जो गिलुंद शहर था वो उसके बीच में एक केंद्र के रूप में, स्थानीय केंद्र के रूप में माना जाता था। तो गिलुंद में तांबे के टुकड़े ही मिलते हैं। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग पाया जाता है। महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार भी पाए गए हैं। चंदौली में तांबे की छेनी भी मिली है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप पढ़िएगा अपने उसमें, मैंने आपको समझा दिया फिर से। अब आगे देखते हैं, ताम्रपाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के जो है चीज़ों का भी प्रयोग करते थे। जैसे क्या क्या चीज़ें वो भी देख लीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वो मृदभांडों का व्यवहार करते थे। भाई मृदभांड मैंने बताया ना कि मृदभांड मिट्टी से बने बर्तन होते थे। इनमें एक किस्म के बर्तन काले व लाल रंग के हैं और लगता है इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक तौर पर होता आया। उस समय जो काले और लाल रंग के बर्तन काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, मृदभांड, जिनका प्रयोग 2000 सालों से चल रहा था वहाँ पर। और जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें चाक पर बनते हैं। कभी कभी इन पर रेखी आकृतियाँ भी बनी रहती थी। इस तरीके से मान लीजिए बना हुआ है तो उस पर जो है आकृतियाँ बना देते थे। डिज़ाइन, तरह तरह की डिज़ाइन बनी रहती थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई गई बस्तियों के बारे में भी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग टोटी वाले जलपात्र, गोलीदार तस्तरियाँ और गोलीदार कटोरे भी बनाते थे। तो ये सब चीज़ें जो है महाराष्ट्र में बनती थी। ऐसा समझना गलत होगा कि काले व लाल मृदभांड का व्यवहार करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले मृदभांड चित्रित हैं, पर पूर्वी भारत में ऐसे मृदभांड बहुत ही कम मिले हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो है जो काले व लाल मृदभांड हैं वे ऐसा नहीं कि एक ही संस्कृति में पाए गए हैं, और भी संस्कृतियों में भी इनके अवशेष मिले हैं। महाराष्ट्र है, जैसे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ पर चित्रित, यहाँ के जो मृदभांड थे वो चित्रित थे। बट जो पूर्वी भारत में मृदभांड पाए ही नहीं गए। भाई ऐसे तरीके के मृदभांड नहीं पाए गए हैं। तो मृदभांड जो थे वो संस्कृतियों में तरह तरह की चीज़ें अदा करते थे। उनके बनाने का तरीका अलग था। कोई काला लाल बनाता था, कोई पालिशदार बनाता था, कोई चित्रित धूसर मृदभांड बनाता था। तो इस तरीके के मृदभांड जो है पाए गए हैं यहाँ पर। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी भी पालते थे। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जो लोग थे और पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो लोग थे, मतलब ताम्रपाषाण काल में, तो वे मवेशी भी पालते थे। मवेशी में जैसे कि गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस रखते थे और हिरन का भी शिकार करते थे। ऊँट के भी अवशेष मिले हैं। ऊँट के अवशेष थोड़ा बहुत मिले हैं, लेकिन घोड़े के अवशेष बिल्कुल भी नहीं प्राप्त हुए हैं। तो ये देखने वाली बात, अगर पूछा जाए कि ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियों में घोड़े के अवशेष मिले हैं या नहीं, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा कि घोड़े के अवशेष नहीं पाए गए हैं। कहीं कहीं आपको अवशेष देखने को मिलेंगे, लेकिन जब साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो सीधे सीधे है कि घोड़े के अवशेष नहीं पाए गए। लोग गोमांस तो अवश्य खाते थे, किंतु सुअर का मांस नहीं खाते थे।
ध्यानाकर्षक बात यह है कि वे लोग गेहूं और चावल, भाई खेती वैसे भी नवपाषाण काल में खेती होने लगी थी, तो उसके बाद जो ताम्रपाषाण काल के जो लोग थे वे गेहूं और चावल भी उपजाते थे। मुख्य अनाज की अगर बात करते हैं तो उसमें बाजरा था, मसूर, उड़द, मूंग और कई दलहन की फसलें, मटर भी ये लोग पैदा करने लगे थे उस टाइम। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र में नर्मदा नदी के तट पर स्थित नौदा टोली में भी पाए गए हैं। उस समय जो नौदा टोली शहर था वहाँ भी जो है इस तरह के जो सभी जो कृषि की फसलें थी वो पाई गई हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी स्थान में शायद ही मिले होंगे। मतलब जब खुदाई हुई ताम्रपाषाण काल की तो जितने अनाज जो है इस संस्कृति में पैदा होते थे उतना शायद और किसी संस्कृति में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नवदा टेली के लोग बेर और अलसी भी उपजाते थे। अलसी एक प्रकार की फसल होती है जो तिलहन में आती है। अब यहाँ पर दक्कन की जो काली मिट्टी थी, और काली मिट्टी में जाहिर सी बात है कि जो है कपास की पैदावार होती है, तो दक्कन की काली मिट्टी में कपास की भी पैदावार होती थी। निचले दक्कन में रागी, बाजरा और इस तरह के अनाजों की खेती होती थी। यहाँ पर क्या था कि जो है जो पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटों के साथ मिला है, क्योंकि आपको भी पता है कि पश्चिम बंगाल और जो महाराष्ट्र है वहाँ का मुख्य भोजन जो है मछली और चावल है। तो ये आज नहीं आदिकाल से चलता आ रहा है कि जब खुदाई हुई तो ताम्रपाषाण काल में तब भी देखने को मिला कि वहाँ पर जो कांटे मिले हैं मछली पकड़ने के, इससे पता चलता है कि ताम्रपाषाण काल के लोग मछली का शिकार बहुत करते थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का मुख्य आहार हो गया, और कांटे भी मिले हैं। कांटे का मतलब जो मछली पकड़ने के काम में आता है। तो ये सब चीज़ें थी, और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हुई। राजस्थान की बनास घाटी की अधिकांश बस्तियां छोटी हैं, किंतु आहार और गिलुन लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था। भाई जो आहार और गिलुन था वो 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी बस्ती थी। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंट से परिचित नहीं थे। अब ये जरूर देख लीजिएगा, अगर पूछा जाए कभी आपसे एग्जाम में कि ताम्रपाषाण युग के लोग पक्की ईंटों से परिचित थे या नहीं, तो ताम्रपाषाण काल के लोग जो है पक्की ईंटों से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। जैसे गिलुन में 1500 ईसा पूर्व के आसपास यदा कदा वे अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते थे, पर अधिकतर गीली मिट्टी थोप कर ही बनाते थे। कहने का मतलब ये है कि जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे वे पक्की ईंटों से नहीं परिचित थे। क्या करते थे कि मिट्टी लाते थे, उसको गीला करके फिर जोड़ के घर बनाते थे। तो पक्की ईंटों का साक्ष्य बिल्कुल भी नहीं मिला है ताम्रपाषाण काल में। अब यहाँ नीचे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। जो इनाम गांव शहर था वहाँ पर चूल्हों के बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वहाँ लोग जो है चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, खाना पकाते थे, क्योंकि चूल्हे पर जला करके आप खाना पका सकते हैं। बाद की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान भी मिला था। कहाँ पर? इनाम गांव में एक 5 कमरों वाला मकान भी मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और एक वृत्ताकार। यह मकान बस्ती के केंद्र में है और किसी सरदार का मकान रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि जिसे मान लीजिए पूरी बस्ती है और यहाँ पर एक बीचों बीच में एक निवास कर रहा है, ये सरदार है, इसका नाम सरदार है। और इसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे गाँव के निवासी जो आम लोग थे वे निवास करते थे। जो सरदार था वो बीच में निवास करता था। इसके निकट में जो कोठार है उसमें राजस्व के रूप में वसूला गया अनाज जमा किया जाता था। कोठार जो बड़ा बड़ा जो एक क्षेत्र होता था जिसमें जितना अनाज पैदा होता था वहाँ पर जो स्टोर करके रखा आता था, स्टोर रूम का काम करता था। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनमें 100 से भी अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद थी। मतलब इनाम गांव बहुत बड़ी बस्ती थी, वहाँ पर जो है कई प्रकार की जो है कब्र पाई गई, घर पाए गए, और यह बस्ती चारों ओर से किलाबंद थी, जिससे इस पर आक्रमण कर पाना इतना आसान नहीं था। अब इधर देखते हैं यहाँ पर नीचे। ताम्रपाषाण युग के लोगों की कला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य ज्ञात हैं। वे तांबे के शिल्प में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। हमें तांबे के औजार, हथियार और कंकड़ मिले हैं। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके या गुटिकाएं भी बनाते थे। ताम्रपाषाण काल के लोग जो थे वे मतलब हथियार बहुत अच्छा बनाते थे। वे कार्नेलियन, स्टेटाइट, क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके और गुटिकाएं भी बनाते थे। तो उनके पास कला थी, ये मतलब पत्थर से औजार बनाने के, हथियार बनाने के।
वे लोग कताई और बुनाई भी जानते थे। अब ताम्रपाषाण काल के लोग जो थे वे कताई और बुनाई भी करते थे। मालवा में चरखे और तकलियाँ भी मिली हैं। ताम्रपाषाण काल में चरखे और तकलियों का भी जो है अवशेष मिला है। महाराष्ट्र में कपास, सन, सेमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ताम्रपाषाण संस्कृति में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ताम्रपाषाण कृषि की संस्कृति के लोग जो थे वे एक मतलब अच्छा कार्य करते थे। पत्थर के औजार भी अच्छे से बनाते थे और कताई बुनाई का भी काम करते थे। चरखे और तकलियों पर जो है कपड़े सिलते थे। तो मतलब तरह तरह की चीज़ें उनके पास थी। क्योंकि ये सारी चीज़ें साक्ष्य में मिली हैं तो उससे पता चलता है कि ताम्रपाषाण कृषि संस्कृति कितनी ज़्यादा समृद्ध थी उस समय। इससे यह सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे। भाई जाहिर सी बात है, अगर कताई बुनाई होती थी तो इसका मतलब है कि वो लोग वस्त्र बना लेते थे। ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज, भवन, मृदभांड आदि में क्षेत्रीय अंतर भी दिखाई देता है। पूर्वी भारत चावल उपजाता था तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूँ। पूर्वी भारत में भाई जो है अभी भी खेती होती है चावल की और जौ और गेहूँ की, लेकिन जो दक्षिण भारत था वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें कम देखने को मिलेगी। वहाँ पर जौ और गेहूँ अधिक मात्रा में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे इधर देखते हैं इनाम गांव, ये हमारा इनाम गांव की कुछ बस्तियां ये देख सकते हैं, बहुत बड़ी बस्ती थी। भारत की कई बस्तियां जैसे कायथा है, एरण पहले की प्रतीत होती है, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत ही बाद की। अब ताम्रपाषाण काल में जो है शव संस्कार किस तरह होता था वो भी आप देख लेते हैं। यहाँ पर उनके शव संस्कारों और पूजा पद्धति का कुछ आभास मिलता है। महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण स्थिति में गाड़ते थे। भाई जो महाराष्ट्र के लोग थे वे क्या करते थे कि जब कोई मर जाता था तो उसको जो है फर्श के नीचे गाड़ देते थे, अपने घर में ही फर्श के नीचे गाड़ देते थे और उसका जो सर और पैर होता था वो उत्तर और दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। जैसे ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो ये महाराष्ट्र है हमारा, यहाँ पर ये बीच में ये महाराष्ट्र है। तो इनका कहने का मतलब ये उत्तर और दक्षिण इस तरीके से जो है ये लोग मृतक को गाड़ते थे। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। मतलब हड़प्पा काल में जो था वो अलग अलग सबके पास कब्रिस्तान थे। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, जो जाहिर है कि परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थी। इनका कहना यह है कि जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे जब मर जाते थे तो उनको दफनाते थे। दफनाने के बाद जो है उनके साथ साथ उनकी कब्र में जो है कुछ तांबे की वस्तुएं रख देते थे और उनके काम की चीज़ें कुछ रख देते थे जो उनको बहुत ही प्रिय थी। इनसे इनका मानना इसलिए था कि व्यक्ति को जो है जब परलोक में जब मर जाएगा तो परलोक में इसको ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो इसलिए जो है एक मान्यता के तौर पर कब्र में जो है ये सारी चीज़ें वे लोग रख देते थे जब कोई व्यक्ति मर जाता था। अब आगे चलते हैं और बताते हैं क्या क्या चीज़ें और इसमें हुई उस समय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। इसमें जो चीज़ें अंडरलाइन है वो आप ज़रूर से ज़रूर इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि वही चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। मिट्टी की स्त्री मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि ताम्रपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे या नहीं, तो ताम्रपाषाण काल के लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। कई कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएँ भी पूजी जाती थी। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ मूर्तिकाएं यह सूचित करते हैं कि वृषभ यानी सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। जो ताम्रपाषाण काल था उसमें जो सांड नाम का एक जानवर जो था वो एक मतलब क्या कहें उसको धार्मिक प्रतीक था, तो उसकी अधिक मान्यता थी। क्योंकि वो धार्मिक प्रतीक के रूप में पूजा जाता था तो उसकी अधिक मान्यता थी ताम्रपाषाण काल में। बस्ती के ढांचों और शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। भाई असमानता आरंभ होने का प्रमुख कारण यह था कि जो बस्ती थी उसमें जो धनी वर्ग था वो मध्य में निवास करता था, बीच में जो गरीब लोग थे जो और गांव के निवासी थे वो गांव के चारों ओर निवास करते थे। इससे पता चलता है कि जो है वर्ण व्यवस्था या फिर जो है मतलब असमानता फैल गई थी, कि ऊंच नीच भेदभाव ताम्रपाषाण काल में शुरू हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी और छोटी दोनों तरह की बस्तियों में सरदार और उनके नातेदार आयताकार मकान में रहते थे और गोल झोपड़ियों में रहने वाले प्रभुत्व रखते थे। अभी मैंने बताया ना कि जो है जो बड़े आदमी थे, जो सरदार थे, वो क्या कहते थे कि जैसे कि एक बस्ती है तो सरदार लोग बीच में रहते थे और वे जो छोटी छोटी बस्तियां थी उन पर अपना जो है प्रभुत्व बनाते थे।
इनाम गांव में शिल्पी पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। जैसे इनाम गांव शहर की बात करते हैं तो इनाम गांव शहर के अंदर से मान लीजिए इनाम गांव शहर है, यहाँ पर जो है जो सरदार था वो सरदार बीच में रहता था, इसको हम सरदार बता सकते हैं। तो सरदार बीचों बीच में रहते थे, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है इसमें जो पंसारी शिल्पी या पंसारी लोग थे वो पश्चिमी छोर पर रहते थे। तो यहाँ पर जो है पूरब यह है और ये पश्चिमी छोर पर क्या है, शिल्पी और पंसारी लोग रहते थे। शिल्पी और पंसारी लोग जो है पश्चिमी छोर पर रहते थे। इसका मतलब असमानता फैली हुई थी। इसमें निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है। पश्चिमी महाराष्ट्र की चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहना कर उन्हें दफनाया गया, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों में सामान के तौर पर कुछ बर्तन ही प्राप्त हुए हैं। अब इसमें यह चीज़ पता चलती है कि असमानता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जैसे कोई धनाढ़ वर्ग का आदमी या औरत या बच्चा मर जाता था तो उसके साथ आपको कब्र में जो है आपको मन के हार ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती थी। लेकिन जब कोई गरीब या मतलब निचले तबके का आदमी मरता था तो उसके साथ कुछ बर्तन देखने को मिलते थे। इसका मतलब ये था कि जो समाज में असमानता बहुत व्यापक तौर पर फैल गई थी। इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृदभांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। कहा था कि एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई। इसी स्थान में स्टेटाइट और कार्नेलियन जैसी कीमती पत्थरों की गलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। यह स्पष्ट है कि जिनके पास ये वस्तुएं थी वे धनी थे। तिथि क्रम दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय था। अब यहाँ पर देखिए राजस्थान का जो खेतड़ी क्षेत्र था वहाँ पर तांबे की पट्टी पाई जाती थी। राजस्थान का खिचड़ी आज भी फेमस है, जहाँ पर तांबे के जो है अवशेष पाए जाते हैं। मतलब बहुत पुरानी खाने जो हैं वो तांबे की वो राजस्थान के खिचड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। खुदाई में जो है आपको तीर के नोक, बरछे के फल, बसियाँ, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि इनमें से कुछ की आकृतियाँ सिंधु स्थलों से मिली हैं। इन वस्तुओं की आकृतियों से मिलती हैं। पक्की मिट्टी की एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है। तो ये पूरी एक चीज़ है जो बताई जा रही है कि ताम्रपाषाण काल में क्या क्या चीज़ें हैं और कौन चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ताम्रपाषाण काल में जो है तांबे के मुख्य क्षेत्र था वो खेतड़ी था। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से हथियार पाए गए हैं। तो इस स्थान में जो है बहुत से पत्थर के छोटे छोटे औजार जिनको हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं। अगर पूछा जाए कि छोटे छोटे औजारों क्या कहते हैं तो छोटे छोटे औजारों को हम माइक्रोलिथ्स कहते हैं, जो ताम्रपाषाण संस्कृति के परिचायक हैं। यहाँ गैरिक मृदभांड OCP भी पाया गया है। यह लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है और मुख्यतः कलश की शक्लों में होता है। तो जो मृदभांड पाया जाता था वो लाल अनुलेपित भांड था जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता था। अंदर लाल था, उसके ऊपर जो है काले रंग से उसको पोत देते थे। तो उस तरीके के मृदभांड पाए गए हैं जो एकदम कलश की तरह का होता था। मैंने अभी बताया ना कि एक ये बर्तन था, कलश के नुमा एक बर्तन पाया जाता था। चूंकि अब और आगे इसमें बताते हैं कि ये सारा कैसा रहन सहन उनका था, तो ये सभी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो हम आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है और आपको बता देते हैं। बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा अपने एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें ही बताया गया कि जो ताम्रपाषाण संस्कृति थी वो किसके समकालीन थी। तो हड़प्पा के समकालीन बताई जाती है, क्योंकि धीरे धीरे इसका विकास और होता गया और इसमें फिर चीज़ें आगे जब हड़प्पा सभ्यता आई तो वहाँ पर और भी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलने लगा। अब इधर देखते हैं जो ताम्रपाषाण। अब यहाँ पर देखिए जोरवे संस्कृति के बारे में कुछ बताया गया है कि जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़ सारे महाराष्ट्र में छाई हुई है, उसके बारे में भी यह बात है कि देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्रपाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति स्वतंत्र रही। दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नवपाषाण युगीन बस्तियों के बाद लगातार चलती हैं। तो ये उस समय का मतलब क्षेत्र था कि कैसे जो है हड़प्पा संस्कृति से मिलता जुलता था या हड़प्पा संस्कृति से अलग था। तो ये उसमें तुलना की गई है कि ताम्रपाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता के बाद में। अब यहाँ पर देखते हैं भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व के आते आते लुप्त हो गई। केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। फिर भी देश के कई भागों में ताम्रपाषाण युगीन काले व लाल मृदभांड का बनना ऐतिहासिक काल में भी ईसा पूर्व दूसरी सदी तक जारी रहा। पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण बस्तियों के लुप्त होने का कुछ मुख्य कारण भी था।
1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की कमी मनाता है कि भाई पश्चिमी भारत में जो था और बस्तियां लुप्त होने लगी, तो उसका मेन कारण था कि वर्षा की कमी। धीरे धीरे वर्षा कम होने लगी तो और बस्तियां जो है लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। मध्य गंगा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में बस्तियां बाद तक चलती रहीं। ऐसा लगता है कि पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण युग के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र में थे जहां सूखे मौसम में जमीन खोदना कठिन होता था, अतः वे अपनी जमीन खोदने वाले डंडे के सहारे ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सके। अगर जमीन ठोस होगी तो वे लकड़ी के उनके पास औजार थे, उनसे वो जमीन खोदते थे, तो वे ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में खासकर पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण अवस्था के तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के लौह अवस्था आ धमकी और उसने धीरे धीरे लोगों को पूरा खेतिहर बना दिया। जब लोहे के औजार बनना शुरू हो गए तो जो खेत थे उनकी खुदाई करना आसान हो गया, तो भाई खेती भी अच्छी तरीके से होने लगी। यही बात मध्य गंगा के मैदान में स्थित ताम्रपाषाण संस्कृतियों पर लागू होती है। इसी तरह दक्षिण भारत के कई स्थलों पर ताम्रपाषाण संस्कृति लोहे का इस्तेमाल करने वाले महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। धीरे धीरे जो है लोहे का इस्तेमाल होने लगा और महापाषाण संस्कृति का रूप परिवर्तित हो गया। अब क्या महत्व था ताम्रपाषाण संस्कृति का, तो वो भी आपको बता देते हैं। भाई ताम्रपाषाण संस्कृति का मुख्य कार्य क्या था कि तांबे के चीज़ों का प्रयोग होना शुरू हो गया प्रॉपर रूप से, तो वही तांबे को पिघला करके जो है वे उनसे क्या करते थे कि अपने खाने पीने की चखने की चीज़ें बनाने लगे और उनसे जो है तरह तरह की सामग्री बनाने लगे। तो इससे जो है नवपाषाण संस्कृति धीरे धीरे विकसित होने लगी और फिर जो है नए नए तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा। अब यहाँ पे बताया गया कि जो ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग थे, वो बाहर से आए हुए प्रतीत होते हैं, मतलब ऐसा कहना है। उनकी सबसे पुरानी बस्तियां संभवतः मालवा और मध्य भारत में थी, जैसे कायथा और एरण की बस्तियां। पश्चिमी महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती हैं और बिहार तथा पश्चिम बंगाल की बस्तियां तो और भी बात की पता चलती हैं। तो इससे पता चलता है कि जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे तो उनका जो मेन निवास स्थान था वो इन जगहों पर था, मालवा था, मध्य भारत था, तो इन जगहों पर था। अब इनके हम 100 संस्कार की बात कर लेते हैं एक बार फिर से। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो ताम्रपाषाण काल के लोग थे उनके 100 संस्कार की किस तरह से विधि अपनाई जाती थी। तो 100 संस्कार विधियां भिन्न थीं। महाराष्ट्र में मृतक को जो है उत्तर दक्षिण सीध में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूरा पश्चिम सीध में, पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान प्रचलित था। आंशिक समाधान का मतलब था आधा जला, या ऐसा कह सकते हैं, या उसको जैसे रख करते थे, और पूर्ण समाधान का मतलब था उनको जला देते थे, तो वो पाया जाता था। बाकी अगर बात करें यहाँ पर उत्तर दक्षिण में, तो महाराष्ट्र में आपको बताया ना कि उत्तर दक्षिण करके ऐसे लिटाते थे, और इधर देखते हैं दक्षिण भारत में पूरब और पश्चिम की दिशा में लिटा करके जो है मतलब जो है उनको दफनाया जाता था। तो ये इनका समाधान प्रक्रिया थी। ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखने वाली बात है कि अगर पूछ किया जाए कि महाराष्ट्र में उत्तर दक्षिण था, दक्षिण भारत में पूरब पश्चिम था, और पश्चिमी भारत में लगभग जो कश्मीर किसका पश्चिम बंगाल का एरिया था वहाँ पर संपूर्ण समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी जो भारत था वहाँ पर आंशिक समाधान प्रचलित था उस समय। अब ताम्रपाषाण युग के बारे में कुछ दुर्बलताएं, मतलब क्या कमियां रही धीरे धीरे। ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते थे और उन्हें अपने आंगन में ही बांध कर रखते थे। शायद वे पशुपालन मांस के लिए करते थे, दूध पीने के लिए नहीं। भाई उनके पास जानवर थे, भेड़ थी, बकरियां थी, बट उनका वो इस्तेमाल दूध के लिए नहीं करते थे। वे उनको मार करके जो उनको मांस के रूप में, उनका खाने के रूप में प्रयोग करते थे, और दूध को दूहते भी नहीं थे। मतलब जो वहाँ की जनजातियाँ थी उनका मानना था कि जो हम दूध है वो पशुओं के बच्चों के लिए, हमारे नहीं। तो यहाँ पर यही लिखा, कई जनजातियों के लोग जैसे बस्तर के गोंड मानते हैं कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए, इसलिए वे दूहते नहीं थे। इनका मानना था कि जो पशुओं का दूध है वो पशुओं के बच्चों के लिए है, वे उनका उपयोग केवल जो है एक मीट के रूप में करते थे, मांस के रूप में करते थे, खाने का प्रयोग। इस कारण ताम्रपाषाण युग के लोग पशुओं से पूरा फायदा नहीं उठा सके। भाई जब उनका पूरा प्रयोग आप करेंगे नहीं, उनको मार के खा जाएंगे, तो भाई जाहिर सी बात है कि आप उनका पूरा उपयोग नहीं उठा पाएंगे। और ताम्रपाषाण युग
कि जो लोग मध्य और पश्चिमी भारत के काली कपास मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे, गहन और विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ की मिट्टी सख्त थी, इसलिए वहाँ पर गहन कृषि करना आसान नहीं था। ताम्रपाषाण स्थलों में न हल न फावड़ा ही पाया गया है। भाई ताम्रपाषाण स्थलों में हल और फावड़ा के साक्ष्य बिल्कुल नहीं प्राप्त हुए हैं। तो जब जाहिर सी बात हल और फावड़ा मिलेगा नहीं, तो मिट्टी इतनी सख्त थी तो उस पर खुदाई करना आसान नहीं था, इसलिए खेती के साक्ष्य बहुत ही कम मिले हैं। वे अपनी जमीन खोदने वाले डंडे डिंगिंग स्टिक में पत्थर का छिद्रित चक्का दबाव के लिए लटका देते थे और इससे केवल झूम खेती कर पाते थे। ऐसी खनिज यष्टि से तो केवल राखों में ही खेती संभव थी। उनका ये कहना था कि डिंगिंग स्टिक एक प्रकार की मतलब डंडे वाली स्टिक थी, जिसमें आगे पत्थर का टुकड़ा लगा देते थे। मान लीजिए ये डिंगिंग स्टिक है और यहाँ पर ये पत्थर का टुकड़ा लगा दिया और फिर जो है इसी से वे खोद खोद कर खेती करते थे। और झूम खेती का मतलब ये था कि वो एक जगह पर एक बार खेती करते थे, फिर उस क्षेत्र को जला कर छोड़ देते थे, फिर कुछ सालों के बाद वहाँ पर आते थे तो वहाँ पर खेती करते थे, मतलब बदल बदल कर क्षेत्र को खेती करते थे। इससे क्या होता था कि शायद मिट्टी के उपजाऊपन बढ़ जाता था, क्योंकि उनके पास और कोई उपाय नहीं था। जब वो बारिश होती थी तो वहाँ की मिट्टी जो हल्की पड़ती थी, फिर वहाँ पर खुदाई करके फिर से वहाँ पर खेती आकर करके करते थे। तो काली मिट्टी में गहन और व्यापक खेती के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग आवश्यक था। भाई काली मिट्टी सख्त थी तो उसमें लोहे के उपकरणों के बिना जो है खेती कर पाना इतना आसान नहीं था। पूर्वी भारत में लाल मिट्टी वाले इलाकों में रहने वाले ताम्रपाषाणिक लोगों को भी यही कठिनाई थी। पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के समाधानों से ताम्रपाषाण संस्कृतियों की आम दुर्बलता प्रकट होती है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होते हुए बच्चों के मरने की दर बहुत ऊंची थी। पोषाहार की कमी थी। भाई उसमें खेती प्रॉपर होती नहीं थी तो खाना इतना अच्छा नहीं मिल पाता था, इसलिए बच्चों के मरने की जो है संख्याएँ बढ़ती हुई प्रतीत होती हैं, क्योंकि महामारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी। आप देखते हैं महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा था, इसलिए वहाँ पर जो है बच्चों में आयुवर्धक नहीं हो पाए और मरने लगे थे। तांबे का बना औजार लचीला होता था। लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे। अब यहाँ पर देखने अगर पूछा जाए आपसे कि कांसे का आविष्कार कब हुआ, तो सबको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में हुआ है, और वहाँ पर तांबे और टिन को मिला करके वे कांसा बनाते थे हड़प्पा सभ्यता में। बट ताम्रपाषाण कृषि के लोग जो है कांसा बनाना नहीं जानते थे। कांसे के औजारों के इस्तेमाल से क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया में और सिंधु घाटी में भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में बड़ी सुविधा मिली। भाई अगर कांसा मजबूत धातु बन जाती थी जब टिन और तांबा को मिलाते थे तो कांसा बनता था। कांसा एक मिश्र धातु थी और मजबूत धातु थी। इससे क्या था, कौन कौन सी मतलब उस समय जो है जैसे क्रीट थी, मिस्र थी, मेसोपोटामिया थी और सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो यहाँ पर जो है कांसे का आविष्कार हो गया था। इन लोगों ने आविष्कार कर लिया था तो वहाँ पर खेती कर पाना इनको आसान हो गया था। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे, जबकि कांस्य युग के लोग नगरवासी हो गए थे। जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे वो अभी भी जो है जंगलों में रहते थे, लेकिन जो कांस्य युग के लोग थे वे नगरों में, शहरों में रहने लगे थे। सभ्यता के सभी तत्व हमें भारतीय उपमहादेश के सिंधु क्षेत्र में अधिकतर भाग में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां उम्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ताम्रपाषाण संस्कृति के बाद जब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आई तो वो एक बहुत बड़ी, एक विशाल सभ्यता के रूप में उभर के आई, जहाँ पर सब कुछ विकसित रूप से दिखाई पड़ता है। आपको नगर भी दिखाई पड़ेंगे और रहन सहन आपको दिखाई पड़ेगा। खेती वहाँ पर अच्छे से होने लगी थी, तो व्यवस्थित ढंग से जो है रहने लगे थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब यहाँ पे कुछ मृदभांडों के बारे में बात की गई है ताम्रपाषाण काल की, उनके बारे में देख लेते हैं। 40 से भी अधिक ताम्र निधियाँ, ताम्र उपकरणों के जखीरे, जिनमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, खड, हारपून, सूल, आदमी जैसी मूर्तें आदि चीजें हैं, पूरब में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई जाती है। ये संस्कृति मतलब इन क्षेत्रों में फैली हुई है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार हैं तथा 102 चांदी के पतले पत्थर हैं। लेकिन इन ताम्र निधियों से लगभग आधी गंगा, यमुना, दोआब में केंद्रित है। अन्य क्षेत्रों में जहाँ तहाँ तांबे के हारपून, दुसिंगी, तलवार और मानव मूर्तियाँ मिलती हैं। ये शिल्प वस्तुएं कई तरह के काम देती थी। ये केवल मछली पकड़ने, शिकार करने, लड़ाई करने के लिए ही नहीं थी, बल्कि शिल्प कर्म और कृषि कर्म के लिए भी उपयोगी थी। तो कई तरह के उपकरणों का भी इस्तेमाल होने लगा था। तो यहाँ पर यही सब चीज़ें दी गई हैं कि खुदाई करने के लिए कुछ गहरे मृदभांडों और कच्ची मिट्टी के घर द्वार के साथ मिली है। एक स्थान में कहीं कहीं पकी
के टुकड़े भी पाए गए हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे संस्कृति आगे की ओर बढ़ती गई, इन चीज़ों में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिलने लगी जो शुरुआती दिनों में आपको नहीं दिखाई देती थी। बहुत से ताम्र स्थल राजस्थान के खितरी अंचल में पाए गए। खितरी अंचल आपको मैंने बताया कि तांबे की बहुत बड़ी खानें वहाँ पाई जाती थी। गैरिक मृतभांड संस्कृति का काल 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व के बीच हो सकता है। जब गैरिक मृतभांड बस्तियां समाप्त हुईं, उस समय से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक दोआब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती हैं। हमें काले व लाल मृतभांड वाले लोगों की कुछ बस्तियों का अस्तित्व मालूम है, लेकिन उनके पास अवशेषों का जमाव इतना पतला है और व्यवस्थाएं इतनी कम है कि उनसे लोगों के सांस्कृतिक साधनों की कोई स्पष्ट विशिष्ट छवि नहीं मिलती है। जो भी हो, दोआब के ऊपरी भाग में गैरिक मृतभांड वाले लोगों के उदय के साथ ही बस्ती आरंभ होती है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुरा में गैरिक मृतभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है, जो 1.1 मीटर है। फिर भी प्रतीत होता है कि किसी भी स्थान में ये बस्तियां लगभग 100 बरस से अधिक नहीं टिकी और न ये आकार में बड़ी है और न तो विस्तृत क्षेत्र में फैली हैं। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से उनका रहन सहन था और किस तरीके से ताम्र पाषाण काल के लोग अपना जीवन जीते थे। तो इनमें यही सब चीज़ें देखने को मिली है। आप अगर इस टॉपिक को तैयार करें तो इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि इनाम गांव है, जोरवे संस्कृति है और महाराष्ट्र के लोग कैसे समाधान करते थे, पशुपालन कैसा था, तो ये सब मतलब कुछ इसके कोर टॉपिक है जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है। उन टॉपिक को जो आप अपनी पुस्तक में अंडरलाइन कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को देखते रहिए, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। जो हमारा वीडियो अगला होगा वो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर होगा, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे तरीके से मैं पूरी किताब को रीडिंग कराऊंगा। क्योंकि इस किताब को पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो बना करके कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से पूछे गए हैं आपके वनडे एग्जाम में, आपके यूपी पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, हर जगह आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।